कल्पना कीजिए आपने अपनी मेहनत की कमाई से 40 लाख रुपए की नई कार खरीदी। कार सिर्फ 12,000 किलोमीटर चली है। अचानक इंजन में दिक्कत आती है। कंपनी कहती है कि गलती E20 पेट्रोल की नहीं। दूसरी तरफ कार मालिक दावा करते हैं कि E20 पॉलिसी ने उसकी कार खराब कर दी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर हजारों लोग लिखने लगते हैं कि उनकी कार का माइलेज कम हो गया, पिकअप पहले जैसी नहीं रही, इंजन की आवाज बदल गई, चेक इंजन लाइट जलने लगी। सरकार कहती है कि E20 पूरी तरह सुरक्षित है। ऑटो कंपनियां कहती हैं कि E20 कंपैटिबल गाड़ियों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन सवाल वही है, सच कौन बोल रहा है? क्या E20 भारत के करोड़ों वाहन मालिकों के लिए फायदे का सौदा है या फिर एक ऐसा फैसला जिस पर अभी भी कई सवाल बाकी है? आज इस वीडियो में हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, हम पूरी कहानी समझेंगे कि सरकार क्या कह रही है, कंपनियां क्या कह रही हैं, वैज्ञानिक तरीके से क्या सामने आता है और आखिर जुलाई 2026 तक इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है। भारत को एथेनॉल की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक है। आज भी देश अपनी जरूरत का करीब 85% क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है। इसका मतलब हर साल लाखों करोड़ रुपए विदेश चले जाते हैं। अगर पेट्रोल में थोड़ा एथेनॉल मिला दिया जाए तो क्रूड ऑयल की जरूरत कम हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे 4 बड़े फायदे होंगे। पहला, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा। दूसरा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी। तीसरा, गन्ना किसानों और एथेनॉल इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। और चौथा, कार्बन एमिशंस कम होगा, जिससे प्रदूषण घटाने में भी मदद मिलेगी। यही सोच एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत की वजह बनी। विवाद कैसे शुरू हो गया, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे E20 का इस्तेमाल बढ़ा, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की शिकायतें आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कार की माइलेज पहले से कम हो गई, कुछ ने पिकअप कम होने का बात कहा, कुछ लोगों ने इंजन नॉकिंग की शिकायत की, कई लोगों ने फ्यूल पंप की दिक्कत बताई, कुछ ने इंजेक्टर खराब होने की बात कही, कुछ कार मालिकों ने डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट आने की वीडियो भी शेयर किया। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर यह धारणा बनने लगी कि शायद E20 गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आज तक भारत सरकार, SIM, SIAM या किसी भी राष्ट्रीय तकनीकी अध्ययन ने यह साबित नहीं किया कि पूरे देश में E20 की वजह से बड़े पैमाने पर इंजन खराब हो रहे हैं। यानी शिकायतें जरूर हैं, लेकिन उनका सीधा कारण E20 नहीं हो सकता। यह अभी तक वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुआ है। यही वजह है कि इस पूरे विवाद में दावा और सबूत के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। माइलेज कम होने की बात में कितनी सच्चाई है, ये आप समझिए। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी सामान्य पेट्रोल से कम होती है। इसका मतलब 1 लीटर एथेनॉल 1 लीटर पेट्रोल जितनी दूरी तय नहीं कर सकता। इसी वजह से लगभग सभी कंपनियां और सरकार मानती हैं कि E20 इस्तेमाल करने पर माइलेज में हल्की गिरावट आ सकती है। यह आमतौर पर 3 से 5% तक हो सकता है। हालांकि यह हर कार, हर इंजन, हर ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करता है। यानी अगर किसी को थोड़ा माइलेज कम मिल रहा है तो यह तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन यहाँ माइलेज कम होना ही इंजन खराब होने का सबूत नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही से कहानी का एक नया मोड़ आता है। और फिर सामने आया एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। सोशल मीडिया पर शिकायतें तो पहले से चली रही थी, लेकिन फिर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने E20 को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप ने दावा किया कि उनकी लगभग 40 लाख रुपए की टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, जो करीब 12,000 किलोमीटर ही चली थी, उसमें गंभीर तकनीकी दिक्कतें आने लगी। उन्होंने सीधे सवाल उठाया, क्या इसकी वजह E20 पेट्रोल है? यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा E20 विवाद। लेकिन क्या टोयोटा ने भी माना कि E20 जिम्मेदार था या फिर कंपनी की जांच में कुछ और सामने आया? अब सवाल यही था कि क्या सच में E20 पेट्रोल ने एक नई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस को खराब कर दिया है या फिर कहानी कुछ और थी? यहीं से शुरू होता है इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा चर्चित करने वाला टॉपिक। देखिए, मनीष कश्यप का दावा आखिर क्या था? कुछ ही दिनों पहले पत्रकार और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में उन्होंने दावा किया कि उनकी करीब 40 लाख रुपए की टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, जो लगभग 12,000 किलोमीटर ही चली थी, उसमें अचानक गंभीर तकनीकी दिक्कतें आने लगी। उनके मुताबिक गाड़ी की परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं रही। इसके बाद कार को सर्विस सेंटर ले जाया गया। उन्होंने दावा किया कि फ्यूल टैंक खोला गया, फ्यूल का सैंपल लिया गया और जांच के दौरान फ्यूल में कंटेमिनेशन की बात सामने आई। यहीं से उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया कि क्या E20 पेट्रोल उनकी कार की समस्या की वजह बन रहा है। उन्होंने सिर्फ अपनी कार का मामला नहीं उठाया, बल्कि सीधे भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में उन्होंने केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी टैग किया और पूछा कि अगर E20 पूरी तरह सुरक्षित है तो फिर नई कार में ऐसी समस्या क्यों आ रही? कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स और देखते ही देखते लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। टोयोटा ने क्या जवाब दिया, ये भी आप जान लीजिए। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी।
कंपनी ने साफ कहा कार में कई समस्याएं हैं, लेकिन E20 एथेनॉल ब्लेंड की वजह से बिल्कुल नहीं। टोयोटा के मुताबिक कंपनी ने इस मामले की जांच की है। जांच के दौरान जो शुरुआती निष्कर्ष सामने आए हैं उनमें E20 को जिम्मेदार नहीं पाया गया। कंपनी का कहना था कि समस्या की सबसे बड़ी वजह फ्यूल कंटेमिनेशन थी, यानी फ्यूल की क्वालिटी में समस्या। देखिए, टोयोटा ने यह भी कहा कि उनकी E20 कंपैटिबल गाड़ियों के लॉन्च से पहले व्यापक टेस्टिंग की जाती है। इंजन टेस्टिंग होती है, फ्यूल सिस्टम टेस्टिंग होते हैं, ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग होती है और अलग अलग मौसम में परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी की जाती है। कंपनी का दावा है कि अगर कोई वाहन E20 कंपैटिबल है तो सिर्फ E20 इस्तेमाल करने से इंजन डैमेज नहीं होना चाहिए। यानी टोयोटा ने साफ शब्दों में E20 को दोषी मानने से इनकार कर दिया। फिर आया नितिन गडकरी का जवाब। जब यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर किसी भी व्यक्ति की गाड़ी को वास्तव में E20 की वजह से नुकसान हुआ है तो वह अपनी शिकायत डीलर को भी दे। उन्होंने यह मैसेज भी दिया कि आज तक किसी ने वैज्ञानिक रूप से यह साबित नहीं किया कि E20 कंपैटिबल व्हीकल से सिर्फ E20 इस्तेमाल करने से इंजन डैमेज हो रहा है। यानी सरकार का रुख साफ था, अगर कोई तकनीकी सबूत है तो उसे जांच के लिए सामने लाया जाए। BMW ने क्या कहा था एक विवाद पे ये भी जान लीजिए। अब एक सवाल ये भी था कि सभी ऑटो कंपनीज E20 के पक्ष में हैं। असल में कुछ अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने पहले हाई एथेनॉल ब्लेंड को लेकर सावधानी बरतने की बात कही थी। BMW सहित कुछ ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स का कहना था कि अलग अलग देशों में फ्यूल क्वालिटी, क्लाइमेट, व्हीकल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, इसलिए किसी भी हायर एथेनॉल ब्लेंड को लागू करने से पहले पर्याप्त टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल कंपैटिबिलिटी जरूर चेक की जाती है। हालांकि भारत में बिकने वाली नई गाड़ियों को लेकर कंपनियां भारतीय फ्यूल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार की जाती हैं। यानी यह कहना सही नहीं होगा कि BMW ने E20 पर पूर्ण प्रतिबंध या विरोध की घोषणा की थी। उनकी चिंता मुख्य रूप से व्यापक तैयारी और कंपैटिबिलिटी को लेकर थी। अब सबसे बड़ा सवाल क्या आया, अगर सरकार कह रही है E20 सुरक्षित है, टोयोटा भी E20 को जिम्मेदार नहीं मान रही, तो फिर आखिर इतने लोग शिकायतें क्यों कर रहे हैं? क्या वास्तव में E20 से माइलेज कम होता है? क्या पुराने इंजन खतरे में है? E25 का क्या होगा? E85 का क्या होगा? E100 का क्या होगा? और फ्लेक्स फ्यूल आखिर है क्या? और क्या भारत धीरे धीरे पूरी तरह एथेनॉल आधारित फ्यूल की तरफ बढ़ता जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूं। अब तक हमने समझा E20 आखिर है क्या, सरकार इसे क्यों लेकर आई, मनीष कश्यप ने क्या आरोप लगाए, टोयोटा ने क्या जवाब दिया और सरकार ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर सच क्या है? क्या सच में E20 से माइलेज कम होता है? अगर इस पूरे विवाद में एक ऐसी बात है जिस पर लगभग सभी पक्ष सहमत हैं तो वह है माइलेज। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी सामान्य पेट्रोल से कम होती है, लेकिन 1 लीटर एथेनॉल 1 लीटर पेट्रोल जितनी ऊर्जा नहीं देता। इसी वजह से अगर आपकी कार E20 पर चल रही है तो माइलेज में हल्की कमी आ सकती है। अधिकांश कंपनियों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसे लगभग 3 से 5% तक मानते हैं। कुछ लोगों को इसे कम फर्क महसूस होगा, लेकिन कुछ को थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है, क्योंकि यह ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, व्हीकल कंडीशंस और इंजन टर्निंग पर भी निर्भर करता है। यानी अगर कोई कहे कि E20 डालने के बाद माइलेज थोड़ा कम हो गया तो यह दावा तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन क्या इसका मतलब इंजन खराब हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं। क्या E20 इंजन खराब कर सकता है? यहीं से पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल आता है। इसका जवाब एक शब्द में देना आसान नहीं है। अगर आपके पास जनरेशन की E20 कंपैटिबल कार है तो सरकार, सीएम और लगभग सभी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज का कहना है कि E20 से इंजन को नुकसान नहीं होना चाहिए। इन गाड़ियों के फ्यूल पाइप्स, फ्यूल पंप, इंजेक्टर्स, रबर कंपोनेंट्स, ECU कैलिब्रेशन और इंजन मैपिंग को E20 के हिसाब से तैयार किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास काफी पुरानी कार है जो E20 के लिए डिजाइन नहीं की गई तो लंबे समय तक ज्यादा एथेनॉल ब्लेंड इस्तेमाल करने से कुछ रबर सील्स, प्लास्टिक पार्ट्स या फ्यूल सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि कई कंपनियां अपने ऑनर्स मैनुअल्स में फ्यूल कंपैटिबिलिटी का जिक्र करती है, यानी हर वाहन की तकनीकी क्षमता अलग होती है। फिर इतने लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? यही सवाल है जिसका अभी तक कोई स्पष्ट राष्ट्रीय जवाब नहीं मिला। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट, सैकड़ों वीडियोस और कई व्यक्तिगत शिकायतें सामने आई। किसी ने माइलेज की शिकायत की, किसी ने पिकअप की, किसी ने फ्यूल पंप की तो किसी ने इंजन की। लेकिन आज तक भारत सरकार के पास ऐसा कोई वेरीफाइड नेशनल डेटाबेस नहीं है जो यह बात बताए कि E20 की वजह से देश में कितनी गाड़ियां खराब हुई। ना ही किसी स्वतंत्र राष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि E20 बड़े पैमाने पर इंजन फेलियर का कारण बन रहा है। यानी क्लेम्स बहुत हैं, लेकिन वेरीफाइड डेटा अभी भी नहीं है। और यही वजह है कि इस पूरे विवाद में सोशल मीडिया और साइंटिफिक एविडेंस के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है।
अब ऑटो कंपनीज क्या कह रही हैं? इस विवाद के बाद कई बड़ी कंपनियों ने भी अपना पक्ष रखा। टोयोटा ने पहले ही साफ कर चुकी थी कि इसका E20 कंपैटिबल व्हीकल सुरक्षित है। मारुति सुजुकी का भी कहना है कि लाखों गाड़ियों की सर्विसिंग के दौरान ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, ऐसा कुछ नहीं मिला जो सीधे E20 को इंजन डैमेज से जोड़ता हो। हीरो मोटोकॉर्प ने भी E20 कंपैटिबल व्हीकल के लिए अपनी तैयार की गई बात कही थी, यानी इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा फिलहाल E20 पॉलिसी का समर्थन करता है। अब बात भविष्य की, E25 क्या होगा? अब सवाल यह है कि भाई E20 के बाद भारत सीधे E25 की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल इसका जवाब है नहीं। सरकार ने अभी तक पूरे देश में E25 लागू करने की कोई आधिकारिक समय सीमा घोषित नहीं की है। हालिया विवादों के बाद भी सरकार का कहना है कि फिलहाल पूरा फोकस E20 को सफल बनाने में रहेगा। E25 पर आगे बढ़ने से पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑयल कंपनीज, टेस्टिंग एजेंसीज और सभी स्टेक होल्डर से चर्चा की जाएगी। यानी कि ऐसा कुछ अभी लागू नहीं होगा जहां आपको E25 सुनने का मौका मिलेगा। E85, E100 और फ्लेक्स फ्यूल आखिर क्या है? आप थोड़ा आगे की बात करते हैं कि दुनिया के कई देशों में सिर्फ E20 ही नहीं बल्कि E85 और E100 जैसे फ्यूल भी इस्तेमाल होते हैं। E85 का मतलब लगभग 85% एथेनॉल, E100 का मतलब लगभग शुद्ध एथेनॉल, लेकिन इन फ्यूल पर सामान्य पेट्रोल कार नहीं चल सकती। इसके लिए चाहिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स ऐसी गाड़ियां होती हैं जो पेट्रोल, E20, E85 और कई मामलों में E100 तक पर भी चल सकती है, यानी वह फ्यूल के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती। ब्राजील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां लाखों फ्लेक्स फ्यूल कार सड़क पर चल रही हैं, लेकिन भारत की स्थिति अलग है। यहां अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूल अवेलेबिलिटी और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स तीनों शुरुआती चरण पर है। यानी भारत धीरे धीरे उस दिशा में जरूर बढ़ रहा है, लेकिन अभी वहां पहुंचा नहीं। तो फिर इस पूरे विवाद से सबसे बड़ा सवाल और सबक क्या मिलता है? अगर मनीष कश्यप का मामला सही है तो सवाल उठता है, अगर फ्यूल कंटेमिनेशन हुआ तो जिम्मेदार कौन? पेट्रोल पंप, ऑयल मार्केटिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरर? अगर E20 सुरक्षित है तो क्या सभी पेट्रोल पंप पर फ्यूल क्वालिटी की मॉनिटरिंग पर्याप्त है? क्या ग्राहक आसानी से जांच कर रहा है कि उसे सही फ्यूल मिल सकता है या नहीं? क्या भविष्य में नॉर्मल पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध रहना चाहिए? और सबसे जरूरी, अगर किसी ग्राहक की नई कार में ऐसी समस्या आती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सभी सवाल आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए। तो आखिर जुलाई 2026 तक इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि मनीष कश्यप ने दावा किया कि उनकी इनोवा हाईक्रॉस की समस्या के पीछे E20 था। टोयोटा ने इस दावे को साफ इनकार कर दिया और फ्यूल कंटेमिनेशन को संभावित कारण बताया। भारत सरकार, नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी और CM और अधिकांश बड़ी ऑटो कंपनीज का कहना है कि E20 कंपैटिबल व्हीकल्स में E20 से इंजन डैमेज का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता। दूसरी तरफ माइलेज में हल्की कमी आने की बात लगभग सभी स्वीकार करते, और जहां तक हजारों शिकायतों का सवाल है, आज भी उनके पीछे E20 ही जिम्मेदार है। यह साबित करने वाला कोई निर्णायक राष्ट्रीय वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए फिलहाल E20 पर फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से होना चाहिए। अगर कोई समस्या आती है तो उसकी तकनीकी जांच होनी चाहिए, फ्यूल की क्वालिटी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एथेनॉल का नहीं है, सवाल है करोड़ों भारतीय वाहन मालिकों के भरोसे का। और साथ ही कमेंट सेक्शन में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप अपनी गाड़ी चलाते समय इस तरीके की कोई समस्या फेस कर रहे हैं? तो हमें जरूर बताइएगा।